दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र शुक्ला। इमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेगा फूड पार्क जो स्कीम है। पिछले लेक्चर्स में हमने जाना था फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड कई अनुसंधान संस्थान हो गए, ऑर्गेनाइजेशन हो गए, इस पे हमने डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेगा फूड पार्क। भारत में मेगा फूड पार्क जो है किस लिए बनाए गए, इनका क्या उद्देश्य था, इनकी अप्रोच कैसे होती है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए उसको हमने और शॉर्ट में किया, उसको बुलेट्स में डिवाइड कर दिया हमने। तो इस टॉपिक को हम समझेंगे अलग अलग पार्ट्स में। तो पहला इसका पार्ट है वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम पहले ये समझेंगे कि ये बना क्यों था, कब लॉन्च हुई, इसके इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसमें हम जानेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में पहले बुलेट्स में। दूसरा जो हमारा बुलेट्स है वो है एम क्या है, इसको करने के लिए एम क्या था, क्या क्या चीज़ें, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा और किसानों को कैसे बेनिफिट होगा, इसमें हम जानेंगे एम के बारे में सारा। तीसरा जो इसमें हमारा पॉइंट है वो है अप्रोच। किस अप्रोच के तहत ये कैसे काम करता है, किसानों को कैसे लिंक करेगा, व्यापारियों को कैसे लिंक करेगा, ये सारा हम जानेंगे अप्रोच में जानेंगे। कौन सा बैकवर्ड अप्रोच होगा, फॉरवर्ड लिंकेज कैसे होगा, बैकवर्ड लिंकेज कैसे होगा, ये सारा हम जानेंगे अप्रोच में। कंपोनेंट्स जो इसका है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या इसमें किया जाता है, प्रोसेसिंग क्या होगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट्स हैं, सेंटर कैसे काम करेंगे, कोल्ड चेन कैसे होंगे, ये सारा हम कंपोनेंट्स में डिस्कस करेंगे। फिर आता है पश्चिमा जो हमारा इसमें बुलेट है वो है फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब यहाँ ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए हमारे पास बजट चाहिए, हमें फंड चाहिए, तो फंड हमें कहाँ से मिलेगा, इसके बारे में हम जानेंगे। गवर्नमेंट कैसे इसको फंड दे रही है और उस फंड को कैसे यूटिलाइज किया जा रहा है, ये इस पे हम बात करेंगे। फिर हमारा जो है ये जो छठवां जो पॉइंट हमारा है वो है मेगा फूड पार्क मॉडल। इसमें हम देखेंगे कि जो मेगा फूड पार्क जो बनाया गया है उसका रेखी लिनियर डायग्राम किस प्रकार से काम करता है शॉर्ट में, इस पे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हमारा अंतिम जो बुलेट है वो है प्रेजेंट स्टेटस। प्रेजेंट स्टेटस क्या है, कितने फूड पार्क बनाए गए हैं और कितनों के लिए काम चल रहा है, ये सारी चीज़ें सारे बुलेट्स में हम चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। तो ये जो फूड प्रोसेसिंग के तहत जो मेगा फूड पार्क की जो स्टार्टिंग हुई थी, तो इस जो ये योजना हुई थी ये 2008-9 में लॉन्च हुई थी। ये अक्सर पूछ देता है कब लॉन्च हुई थी। 2008 और 9 में मेगा फूड पार्क जो स्कीम है ये लॉन्च हुई थी, प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, टू गिव मेजर बूस्ट टू द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। इसका काम था जो हमारा फूड प्रोसेसिंग जो सेक्टर है उसमें कौन कौन सी बर्बादी होती है, जो हमारा फूड ग्रेन्स है या हमारा वेजिटेबल प्रोडक्ट्स हैं, तो इनको कम से कम इसको हमें इसको पूरा मिनिमाइज करना है, अधिक से अधिक मिनिमाइज करना है, इसको लॉस कम से कम हो। फिर रिड्यूसिंग फूड स्टोरेज इन सप्लाई चेन। अब क्या होता है कि जब किसान अपना प्रोडक्ट लेकर के मंडियों में आता है या मेगा फूड पार्क में आता है, तो किस किस प्रकार से उनमें लॉसेस होता है, हर एक स्टेप जितने चैन होते, चाहे बिचौलियों के थ्रू आता है चाहे वो डायरेक्ट आता है, तो इस लॉस को हमें अधिक से अधिक कैसे हम इसको कम करें। क्योंकि भारत में मैक्सिमम हमारा जो प्रोडक्ट है वो लॉस हो जाता है, खासकर वेजिटेबल प्रोडक्ट तो ज़्यादातर लॉस हो जाते हैं। अब इधर देखते हैं ये जो मेगा फूड पार्क है उसको लॉन्च किसने किया था, तो MOFPI जो है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है, ये इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। इसी ने इसको लॉन्च भी किया था और ये इसी को क्या कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है। इसके बाद क्या है कि इसका और जो काम है वो है क्रिएट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छे मॉडल्स डेवलप किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप किया जाए, कोल्ड स्टोरेज हमारे बनाए जाए जिससे कम से कम हमारा लॉस हो सके। फिर इसके बाद आगे क्या है, स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज। इसमें ऐसा है कि इसका उद्देश्य है कि डायरेक्ट किसान, जो बैकवर्ड हमारा चीज़ें हैं, बैकवर्ड का मतलब हो गया कि किसान हो गए, अलग डिफरेंट चेन हो गए, उनसे हमें लिंक करना और आगे भी एक्सपोर्ट के लिए भी स्ट्रेटजी बनाना, सारी चीज़ें जो एपेडा के साथ मिल करके ये बहुत अच्छे तरीके से ये काम करे। तो ये था इसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो लॉन्च कब हुआ ये पूछ सकता है आपका, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, MOFPI के अंतर्गत आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्रिएट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इसका मुख्य काम है। चौथा जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक बनाना, ये इसका डिटेल में इंट्रोडक्शन इसका हो गया। अब देखिए जो दूसरा हमारा इसमें जो हमारा जो बुलेट है इसमें वो है एम ऑब्जेक्टिव। ये जो फूड प्रोसेसिंग के लिए जो मेगा फूड पार्क्स बनाए गए थे, तो उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या था, किस एम के किस उद्देश्य के तहत ये आया था, तो इसके बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसका जो पहला जो ऑब्जेक्टिव था, एम था, वो था क्या,
टू ब्रिंग टुगेदर फार्मर्स, प्रोसेसर्स एंड रिटेलर्स। इसका मेन उद्देश्य जो था कि जो हमारे किसान हैं, जो रिटेलर व्यापारी हमारे हैं, और जो प्रोसेसर्स हैं जो काम कर रहे हैं उसके लिए, तो इन तीनों को एक डायस पे, एक मंच पे हमें लाना, जिसके तहत सब एक साथ लिंक होकर के अच्छा काम कर सके, प्रोसेसिंग का बहुत अच्छा काम कर सके एक मंच पे। दूसरा है मैक्सिमाइजिंग वैल्यू एडिशन, अधिक से अधिक वैल्यू एडिशन करके जो भी हमारा प्रोडक्ट, जैसे टमाटर है तो टमाटर के प्रोडक्ट बना करके, जैसे सॉस वगैरह हमारे बन गए, चटनी बन गई, तो इन चीज़ों को अधिक से अधिक बना करके उनके लॉस को कम करके वैल्यू एडिशन करके उनको एक्सपोर्ट के लिए तैयार करना, या लोकल व्यापारियों के लिए भी और एक्सपोर्ट के लिए भी। तीसरा जो इसमें है वो इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम। मेन तो उद्देश्य प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बनाने का मतलब यही है कि किसान की आय को दुगुना किया जाए, तिगुना किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, किसान आत्मनिर्भर हो। तो मेक इन इंडिया के तहत भी ये मुख्य फोकस में है कि किसान की इनकम को कैसे किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए। फिर क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इस समय पे हम देख रहे हैं अपने हिंदुस्तान भारत की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, बेरोजगारी की बहुत ज़्यादा समस्या है, खासकर ग्रामीण सेक्टर में तो और ज़्यादा समस्या इस समय पे आ चुकी है। तो एम्प्लॉयमेंट को, रोजगार को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर मुख्य फोकस इसका है। और जो हमारा चौथा पचमा जो है इसमें, मिनिमाइज लॉस। जो भी प्रोडक्शन हमारा हो रहा है वो लॉस ना हो, हर एक स्टेप पे उसको हम प्रोसेस करके उससे अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जाए और किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। ये सारा था इसका ऑब्जेक्टिव था। अब जो मेगा फूड पार्क है उसमें जो तीसरा इंपॉर्टेंट हमारा बुलेट था वो था अप्रोच। किस अप्रोच के तहत ये मेगा फूड पार्क का जो सिस्टम है वो काम करता है। तो ये मेनली जो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है, मतलब अलग अलग क्लस्टर्स में, ग्रुप्स में जाकर के इसमें चीज़ों की कलेक्शंस होती हैं और फिर वो मान लीजिए ग्रामीण स्तर का है तो वो जिला स्तर में आता है, जिला स्तर से सीधे वो मेन मेगा फूड पार्क में कलेक्शन होकर के चीज़ें आती हैं। दूसरी बात, इसमें अलग अलग डिविजन्स भी बने हैं, प्राइमरी प्रोसेसिंग, सेकेंडरी प्रोसेसिंग। तो इसके तहत एक क्लस्टर में चीज़ें आती हैं और वहाँ ये इकट्ठी की जाती हैं। दूसरी, ये जो इसका अप्रोच बनाया गया है, कहाँ कहाँ खोले गए हैं, ज़्यादातर उसी क्षेत्र में खोले गए हैं जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स भारत के हैं या हॉर्टिकल्चर जोन्स हैं, उन्हीं क्षेत्र के लोकेशन में वो चीज़ें अधिक से अधिक वो खोली गई हैं, ये प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं। इसका एक जो और काम क्या है, मॉडर्न प्रोसेसिंग यूनिट सेटिंग इन वेल प्लॉट। जहाँ जहाँ मेगा फूड पार्क खोले गए हैं वहाँ बहुत अच्छे प्लॉट्स भी दिए गए हैं, जहाँ अलग अलग व्यापारी भी आकर के इंटरेस्ट लेकर के अपनी इंडस्ट्री भी वहाँ लगा सकते हैं। दूसरा क्या है इसमें अप्रोच क्या है, इस्टेब्लिश सप्लाई चेन। जिस क्षेत्र में अच्छी सप्लाई चेन है, जहाँ कलेक्शन भी अच्छे से लोग हो सकते हैं, एकत्र हो सकते हैं, उसी एरिया में इसका अप्रोच किया गया है, वहीं ये प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं और इसी तर्ज क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में ये मेगा फूड पार्क जो सिस्टम है वो रन कर रहा है। अब यहाँ हम देखेंगे जो मेगा फूड पार्क है उसमें क्या है कि जो चौथा हमारा बुलेट है वो है कंपोनेंट्स। इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं मेगा फूड पार्क जब हमारे बनाए जाते हैं। तो मेगा फूड पार्क्स में पहला होता है कलेक्शन सेंटर, जहाँ कोई भी प्रोडक्ट या प्रोड्यूस ला करके जो फार्मर है या छोटा व्यापारी है वो ला करके वो देता है। तो वहाँ अलग अलग कलेक्शन सेंटर वहाँ बनाए रहते हैं, काफ़ी बड़े एरिया में कलेक्शन सेंटर होता है, वहाँ आप ला करके अपना अपना सामान आप दीजिए। तो इसके बाद जब वहाँ चीज़ें कलेक्शन हो जाती हैं तो वहाँ प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर होते हैं, जिसमें डायरेक्ट कोई मान लीजिए फूड प्रोडक्ट आपका आ गया, जैसे मान लीजिए टमाटर ही मार्केट में डायरेक्ट आ गया है वहाँ मेगा फूड पार्क में, तो उसको वॉशिंग उसकी होगी, क्लीनिंग उसकी होगी, छटाई वगैरह उसमें होगी। तो ये प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर भी वहाँ होते हैं। तो यहाँ मुख्य चीज़ आपको ध्यान रखना है, अक्सर पूछ देगा कि जो मेगा फूड पार्क हैं तो उनका कौन सा कंपोनेंट है, उसमें से एक मान लीजिए प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर पीपीसी दे दिया शॉर्ट में पीपीसी, और बाकी अन्य चीज़ें लिख दिया दूसरी चीज़ों को, तो वहाँ आपका आंसर पीपीसी आपका होगा, ठीक है। और यदि एक जगह दे दिया पीपीसी एंड सीपीसी तो आपको दोनों में, इसी वाले में ये दोनों चूंकि प्रोसेसिंग के ही काम है तो इसको आप कर देना है, कंपोनेंट का पार्ट है। इसके बाद क्या होता है, वहाँ सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर होता है, जो भी प्रोडक्ट प्राइमरी प्रोसेसिंग हो गई है फिर एक जगह वो कलेक्ट होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में। ये चीज़ें हो गई। यदि कोई चीज़ मान लीजिए वो उसको प्रशीतन चाहिए, फ्रीजिंग वगैरह चाहिए, ठंडी चाहिए, तो उसको कोल्ड चेन में ले जाया जाता है। कोल्ड चेन में भी कई अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, कितना ही उसको ठंडी चाहिए, उसको कितना मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, उसमें इनको रखा जाता है। फिर क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको हीट की जरूरत पड़ती है, उनको इतनी गर्मी में रखा जाए जिससे वो खराब ना हो, तो अदर हीट फैसिलिटीज़ भी होती हैं। इसके अलावा वहाँ कंपोनेंट्स में और क्या हो सकता है, पास्चुराइजिंग सेंटर या यूनिट्स उसको बोलते हैं।
जैसे मिल्क से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है या अन्य ऐसी कई चीज़ें हैं जिनको पास्चुराइजेशन की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पास्चुराइजिंग सेंटर बनाए जाते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं मेगा फूड पार्क के, तो इसको आप याद कर लीजिए। हाँ, जरूर ध्यान रखना है कंपोनेंट्स में ये पीपीसी और सीपीसी ये आप याद रखिएगा, तो ये क्वेश्चन पूछेगा। अब हम बात करेंगे जो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है, ये पचमा पार्ट है उसका। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए क्या होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट आपको रन करना है, उसको ऑपरेट करना है, उसके लिए हमें लेबर भी चाहिए, फंड भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे लिए चाहिए। तो एक लंबे एक बजट की पैसे की हमें जरूरत होती है। तो इसके लिए क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50 करोड़ रुपए इसके लिए गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं। लगभग हर जगह के लिए भी देते हैं। तो इसकी हम बात करते हैं, जो MFP है, मेगा जो फूड पार्क है, उसको कौन रन करता है? SPV, स्पेशल पर्पज व्हीकल, एक प्रकार की कंपनी ही होती है, सब्सिडरी बॉडी होती है, कंपनी होती है, जो मेगा फूड पार्क जो बनते हैं इसके काम को वो रन करती है। और थोड़ा सा हम SPV के बारे में जान लें। जो SPV है, स्पेशल पर्पज जो व्हीकल है, ये कारपोरेट कंपनी है, जो कंपनी एक्ट 2019 का था, 2019 में ही ये रजिस्टर हुई है। ये आप अक्सर पूछ देता है SPV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्पेशल पर्पज व्हीकल, जो मेगा फूड पार्क को रन करता है, इंप्लीमेंट करता है उसके काम को। इसके बाद हम बात करते हैं जो SPV है, वो फार्म टू अंडरटेक स्पेसिफिक बिजनेस पर्पज एक्टिविटी, स्पेसिफिक जो पर्पज आपके वहां होंगे, जो भी कार्य वहां का रन होगा, उसको SPV रन करेगी। हाँ, ये याद रखना है कि एक सब्सिडरी कंपनी है ये, ठीक है, जो रन करेगी एक प्रकार से। तो ये बेसिक हो गया आपका फाइनेंशियल, इसका वर्क कैसे होता है और इसको प्रोजेक्ट में फंड कितना मिलता है। तो 50 करोड़ इसके लिए रुपए दिए गए हैं जो ये काम कर रहा है। अब यहाँ ध्यान से देखने वाली जो बातें यहाँ हैं, ये मॉडल जो अब इसका बनता है, जो मेगा फूड पार्क है, उसका मॉडल किस प्रकार से काम करता है। इसका रेखा जो चित्र इसका होता है, रेखी डायग्राम, या इसको लिनियर डायग्राम यदि इसको हम कहते हैं, तो इसको समझिए। आपको बहुत, इसको आप चार्ट को समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से आपके दिमाग में, ब्रेन में ये चला जाएगा। तो सबसे पहले मान लीजिए क्या है, फार्मर ग्रुप है, अलग अलग फार्मर, FG का मतलब यहाँ है फार्मर ग्रुप, किसानों का समूह जो है। कई किसान यदि कोई चीज़ उगा रहे हैं, एक साथ उगा रहे हैं, तो इसमें फार्मर ग्रुप हो गए। फिर SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो स्वसहायता समूह होते हैं, जो खुद भी वो उत्पादन करते हैं, कुछ नया काम करते हैं, वो भी होते हैं। फिर एक होता है IF, इंडिविजुअल फार्मर, जो व्यक्तिगत रूप से कोई किसान, अकेला किसान है, वो भी। इन तीनों लोगों को मेगा फूड पार्क में आना होता है। जब ये मेगा फूड पार्क में आते हैं तो वहाँ PPC होता है, मतलब प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर होते हैं। प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर में ये अपना सामान यहाँ दे देंगे। यहाँ जो भी सफाई का काम होगा या सॉर्टिंग का काम होगा, ग्रेडिंग का काम होगा, ये सारा काम यहाँ होने के बाद वो कहाँ चला जाएगा, जो मेगा फूड पार्क का जो CPC है, सेंटर प्रोसेसिंग सेंटर है, जहाँ पूरा कलेक्शन होता है, पूरा सेंट्रल कलेक्शन यहाँ होता है। सारी चीज़ें यहाँ एक बार कलेक्ट हो जाएंगी। अब यहाँ कलेक्ट होने के बाद क्या होता है, दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो इसी डायरेक्ट फ्रेश प्रोडक्ट को डोमेस्टिक रिटेल सेल्स में, जो दुकानें होती हैं जो डायरेक्ट मटेरियल सेल्स में, रिटेल में बेचते हैं, तो ये लोग भी डायरेक्ट यहाँ से सामान अपना, यहाँ से फ्रेश प्रोडक्ट को ले जा सकते हैं। कहाँ से, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर जो है। अब यहाँ आप समझ गए। इसके बाद क्या होता है, ये तो हो गया डोमेस्टिक सेल के लिए। इसके बाद क्या हो, यहाँ आपको चीज़ें ध्यान में रखने वाली बातें हैं। इसमें क्या होता है कि यही जो मेगा फूड पार्क होते हैं, इसका जो मेन सेंटर होता है, ये क्या करती हैं, यहाँ पास इसको आगे क्या करेंगी, वैल्यू एडिशन कर देती हैं। या तो डायरेक्ट यहाँ से बिक गया, फिर इसके बाद ये प्रोसेसिंग करेंगी, वैल्यू एडिशन कर करके नए प्रोडक्ट बना करके वहाँ से डायरेक्ट या तो डोमेस्टिक बाजार के लिए भेज दी जाएंगी। इंडिया का काम है तो यहीं डायरेक्ट भेजा जा सकता है, शॉप बाई लोग खरीद लेते हैं। या फिर जो एक्सपोर्टर होते हैं, ऐसे व्यापारी ग्रुप जो जिनको एक्सपोर्ट करना है, वो डायरेक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं सीधे मटेरियल लेकर के। या फिर विदेशी व्यापारी जिनको इंपोर्ट करना है, खरीदना है, वो भी यहाँ के व्यापारियों से कांटेक्ट करके या डायरेक्ट कांटेक्ट करके यहाँ से सामान अपने देश में इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये पूरा इसका रेखा चित्र हो गया, लिनियर डायग्राम हो गया। इसमें कोई यदि आप समझ जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका मेगा फूड पार्क से रिलेटेड छूटने नहीं पाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। इसमें पूछ क्या सकता है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर है इसको आप याद कर सकते हैं, PPC क्या होता है, FG, SSG, IF, ये थोड़ा थोड़ा आप याद कर लीजिए, जो कि प्री के एग्जाम के लिए आवश्यक है।
अब देखिए जो प्रेजेंट स्टेटस क्या है इसका, भारत में जितने मेगा फूड पार्क शुरू किए गए थे तो 41 लगभग के लिए योजनाएं बनाई गई थी, जिसमें भारत में 22 जो मेगा फूड पार्क हैं वो लगभग काम करना शुरू कर दिए हैं। तो उनकी हम लिस्ट देखते हैं कौन कौन से फूड पार्क किन किन राज्यों में सुचारू रूप से चल रहे हैं। तो यदि हम देखते हैं इसमें पहला जिसमें एक फूड पार्क जो आपका कौन सा है, श्रीनी मेगा फूड पार्क चित्तूर आंध्र प्रदेश में है। चित्तूर आंध्र प्रदेश में कौन सा है, श्रीनी मेगा फूड पार्क चित्तूर में है। ठीक है, ये आप याद रख लीजिए इसको। फिर हम इसको देखते हैं गोदावरी मेगा फूड पार्क वेस्ट गोदावरी में है। गोदावरी यदि शब्द आएगा तो आप समझ जाइएगा वो आंध्र प्रदेश की ही बात कर रहा है, ये आपसे पूछ सकता है, पश्चिम गोदावरी में है। फिर तीसरा जो है वो है नॉर्थ ईस्ट मेगा फूड पार्क नलबाड़ी आसाम में है। आसाम में भी एक फूड पार्क है, उसका नाम आप याद रख लीजिए, दोबारा बोल देता हूं, नॉर्थ ईस्ट मेगा फूड पार्क नलबाड़ी आसाम में है। इसके बाद कौन सा है, इंडस मेगा फूड पार्क रायपुर छत्तीसगढ़ में है। रायपुर छत्तीसगढ़ का जो मेगा फूड पार्क है ये बहुत ही अच्छा फूड पार्क है, इस पे काम भी चल रहा है इस पे, तो इसको आप याद रख लीजिए। छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए भी ये बहुत आवश्यक क्वेश्चन है, ये इंडस मेगा फूड पार्क रायपुर में जो बनाया गया है। इसके बाद देखते हैं गुजरात की भी हम बात करें, गुजरात में कौन सा है, गुजरात एग्रो मेगा फूड पार्क सूरत में। सूरत में जो है मेगा जो फूड पार्क बनाया गया है, कौन सा बनाया गया है, गुजरात एग्रो मेगा फूड पार्क सूरत में है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर है क्रेमिका मेगा फूड पार्क ऊना में, हिमाचल प्रदेश ऊना में भी एक फूड पार्क बनाया गया है, उसका नाम आप याद रख लीजिए, यह पूछ सकता है। इसके बाद जो दूसरा है वो इंटीग्रेटेड मेगा फूड पार्क तुमकुर कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन, तुमकुर में बनाया गया है, इंटीग्रेटेड मेगा फूड पार्क तुमकुर में बनाया गया है, ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। फिर केरल में कौन सा है, केरल इंडस्ट्रियल कारपोरेशन फूड पार्क पलक्कड़ में है, पलक्कड़ बनाया गया है। ये जो मैं नाम आपको लिखा दिया हूं इसको पूरी तरीके से आप याद कर लीजिए, क्रैम कर लीजिए इसको, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब आगे हम चलते हैं, आगे इसको देखते हैं, चैप्टर इसको आगे बढ़ाते हैं हम। तो इंडस मेगा फूड पार्क जो है कहाँ है, वो खरगोन में मध्य प्रदेश में। इसको बहुत ध्यान से आप सुनेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश से संबंधित है, क्वेश्चन इससे बन सकते हैं और आएगा ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड। इंडस मेगा फूड पार्क जो खरगोन में ये बनाया गया था, 2016 में बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। 2016 में इंडस मेगा फूड पार्क खरगोन में बनाया गया था। उस समय पे जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर कौन थी, हरसिमरत कौर बादल थी, उनके समय में इसकी शुरुआत हुई थी, तो याद रख लें आप इसको, मध्य प्रदेश की पीएससी की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं। अब आगे हम आते हैं, अवंती मेगा फूड पार्क देवास में है। अवंती मेगा फूड पार्क जो है ये दूसरा मध्य प्रदेश का मेगा फूड पार्क है जो कि देवास में बनाया गया था। जो इंडस मेगा फूड पार्क है खरगोन में है, खंडवा के पास में जो खरगोन है वहाँ है, 2016 में बना था। और जो दूसरा ये है ये मध्य प्रदेश में ही है, तो अवंती मेगा फूड पार्क देवास में है। अब आगे हम बढ़ते हैं, पैथन मेगा फूड पार्क कहाँ है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। पैथन मेगा फूड पार्क औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में। फिर है सतारा मेगा फूड पार्क, सतारा महाराष्ट्र में भी, सतारा जिला महाराष्ट्र में ही है, तो महाराष्ट्र में ये है। फिर है जोरम मेगा फूड पार्क, कोलासिब मिजोरम में है। मिजोरम का जो है, मिजोरम में उस तरफ कई चीज़ें ऐसी होती, यूनिक चीज़ें होती हैं, उनके कलेक्शन के लिए बनाया गया है। तो कौन सा है, जोरम मेगा फूड पार्क कोलासिब मिजोरम में है। फिर है MITS मेगा फूड पार्क रायगढ़ उड़ीसा में है। उड़ीसा का जो मेगा फूड पार्क है वो है MITS नाम से है। फिर है इंटरनेशनल मेगा फूड पार्क फजिल्का में है, फजिल्का पंजाब में है, तो ये याद रख लेना आपको। फिर है आपका सुखजीत मेगा फूड पार्क कपूरथला में है। सुखजीत जो मेगा फूड पार्क है कपूरथला में है। यहाँ से बहुत चीज़ें कलेक्शन होती हैं, एक्सपोर्ट भी होती हैं और लोकल बाजार में भी चीज़ें यहाँ से आती हैं। इसके बाद है इंटीग्रेटेड मेगा फूड पार्क कहाँ है, अजमेर राजस्थान में है। अजमेर राजस्थान में कौन सा है, इंटीग्रेटेड मेगा फूड पार्क है। यहाँ औषधि चीज़ें भी और अन्य चीज़ें का भी कलेक्शन होता है, एक्सपोर्ट भी होता है और बाहर की चीज़ें यहाँ आती भी हैं। अब आगे की ओर हम आते हैं, तो इसमें जो अन्य जो फूड पार्क हमारे भारत में जो चल रहे, देश में चल रहे हैं, वो है स्मार्ट एग्रो मेगा फूड पार्क निजामाबाद में है। जो स्मार्ट एग्रो मेगा फूड पार्क कहाँ है, निजामाबाद में है, इसको आप याद कर लीजिए, ये तेलंगाना में है। इसके बाद है त्रिपुरा मेगा फूड पार्क वेस्ट त्रिपुरा में है, ये आप याद कर लीजिए इसको। फिर हम आते हैं पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क हरिद्वार में है। पतंजलि जो मेगा
फूड पार्क है, हर्बल का भी रिलेटेड है, ये पतंजलि का है और भारत में ये 1 नंबर पे ये फूड पार्क है, सबसे अच्छा काम ये कर रहा है। फिर हम आते हैं हिमालयन मेगा फूड पार्क। जो हिमालयन मेगा फूड पार्क है वो उधम सिंह नगर में है, उत्तराखंड में आता है ये, इसका भी काम बहुत बढ़िया है। फिर हम आते हैं आपके जंगीपुर बंगाल मेगा फूड पार्क, ये वेस्ट बंगाल में, जंगीपुर जो है वेस्ट बंगाल में है। तो ये रहा भारत में जितने ऑपरेशनल कंडीशन में इस टाइम मेगा फूड पार्क भारत में चल रहे हैं वो हैं। इसके बाद हम आते हैं मध्य प्रदेश की बात करें तो 2 मेगा फूड पार्क आपको मैं बता चुका हूं। मध्य प्रदेश में 11 अन्य फूड पार्क जो हैं राज्य स्तर के, वो अलग अलग जगह पे शुरू किए गए हैं। उनका भी उद्देश्य सेम वही है, फूड प्रोसेसिंग को अधिक से अधिक हमें बढ़ावा देना है और जो भी चीज़ें लॉस हो रही है, फूड प्रोसेसिंग लॉस जो हो रहा है, सिंपल लॉस हो रहा है खाद्य पदार्थों का, उसको कम करने के लिए। तो मध्य प्रदेश के 11 जो फूड पार्क बनाए गए हैं एमपी में कौन कौन से हैं? खरगोन आपका है, देवास में है, बाबई है, होशंगाबाद के पास में बाबई में है, फिर होशंगाबाद मुख्यालय में भी है, मालनपुर में है, मालनपुर में आपका है, नीमरानी आपका है, रतलाम में है, मनेरी में है, बरोडी में है जो शिवपुरी में आता है, फिर बोरगांव में है जो छिंदवाड़ा में है, फिर आपका है जग्गा खेड़ी आपका हो गया, मंदसौर में हो गया। ये चीज़ें आपसे ये पूछी जाएंगी, इसको मध्य प्रदेश की चीज़ें हैं तो उसको आप लिख भी लीजिए और मध्य प्रदेश के मैप में इसका डायग्राम भी आप बना लीजिए तो आपको भूलेगा नहीं। आप जो जिस चार्ट में हम आ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है और महत्वपूर्ण भी है, इससे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सा राज्य किस फसल के लिए वो जाना जाता है। तो मैंने चार्ट बना दिया और सिंपल टेबल मैंने बना दिया है। तो ऑरेंज की बात करते हैं, संतरा की यदि आपसे हम बात करते हैं तो उसमें कौन सा राज्य आगे है? महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश है। संतरे की यदि हम बात करते हैं तो आम की बात करते हैं तो उसमें उत्तर प्रदेश पहले पे है, फिर महाराष्ट्र है, फिर गुजरात आपका है। ये क्लियर हो गया आपका। फिर गुआवा की अमरूद की बात करते हैं तो उसमें उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश है। अनार की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से राज्य हैं? उसमें मध्य प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश में है। फिर आपकी बात करते हैं इसकी बनाना की बात करते हैं तो उसमें तमिलनाडु है और महाराष्ट्र है। क्योंकि पोमीग्रेनेट महाराष्ट्र में ही बहुत होता है तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र ये हमेशा महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में काफ़ी अनार होता है। ठीक है, अब हम आते हैं आलू के लिए। आलू में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, उत्तर प्रदेश आलू के लिए जाना भी जाता है। फिर आपका मध्य प्रदेश है। प्याज की बात करते हैं उसमें महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश है। ठीक है, यदि हम मटर की बात करते हैं उसमें पहले पे पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, फिर मध्य प्रदेश है। टमाटर की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश है, फिर कर्नाटक है। ग्रीन चिली मतलब हरी मिर्च की बात करते हैं इसमें तो महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश है। कोरिएंडर की बात करते हैं हरी धनिया की या उसके पाउडर के रूप में भी तो कर्नाटक पहले पे है। लहसुन की बात गार्लिक में मध्य प्रदेश पहले पे है, फिर आपका गुजरात है। लाल मिर्च की यदि हम बात करते हैं इसमें तो पहले पे कौन सा? आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र है लाल चिली के लिए। फिर अदरक की बात करते हैं उसमें आसाम है, फिर केरल है। टर्मरिक की बात करते हैं तो तेलंगाना पहले पे है और आंध्र प्रदेश है। तो ये जो टॉपिक था पूरा चार्ट था तो आप इसको याद कर लीजिए कि कौन सी फसल फेमस है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और वो राज्य जाना जाता है। तो यू शुड मेमोराइज इट, दैट इज़ वेरी सिंपल टॉपिक, यू शुड मेमोराइज इट। अब आप देखिए यहाँ मैंने हमने एक टेबल बनाई हुई है। इस टेबल में हम फोकस करेंगे कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जो है किस फसल के लिए वो जाना जाता है। क्योंकि मध्य प्रदेश संबंधित है तो ज़्यादा महत्वपूर्ण इसका है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आप देखिए यदि हम संतरे की बात करते हैं तो संतरे के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा जिला फेमस है? बैतूल फेमस है। आम के लिए बात करते हैं तो आम के लिए भी बैतूल में बहुत अच्छा आम होता है। ये एक चीज़ और याद रखना, जो रीवा संभाग है, रीवा जोन है, यहाँ भी आम का उत्पादन बहुत अच्छा होता है रीवा में, लेकिन बैतूल जो है उसमें सबसे ज़्यादा होता है। अमरूद की बात करते हैं, गुआवा की बात करते हैं तो इसमें रीवा संभाग रीवा जो है 1 नंबर पर आता है। फिर हम अनार की बात करें तो अनार का प्रोडक्शन बहुत अच्छा क्लाइमेट कहाँ का है? रतलाम का है। रतलाम में बहुत अच्छा अनार होता है। फिर केला की बात करते हैं तो बुरहानपुर में केले की खेती बहुत अच्छी होती है, वहाँ बीमारी वगैरह भी कम आती है क्योंकि पाले की समस्या, फ्रॉस्ट भी नहीं आता है और पनामा विल्ट की भी बीमारी नहीं आती है, इसलिए बुरहानपुर में केला बहुत अच्छा होता है। यहाँ हम समझ लेते हैं। अब देखते हैं आलू के बारे में, देखते हैं पोटैटो के बारे में। आलू की बात करते हैं तो जो छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा में बहुत अच्छा आलू, छिंदवाड़ा आलू के लिए ही फेमस है।
प्याज की बात करते हैं तो खंडवा में प्याज बहुत होता है, वो अच्छी मिट्टी है, वहाँ उत्पादन बहुत अच्छा होता है। यदि हम मटर की पी की बात करते हैं तो जबलपुर में उत्पादन बहुत अच्छा है मटर का, ठीक है। टमाटर की बात करते हैं तो शिवपुरी में टमाटर बहुत अच्छा होता है, टमाटर उत्पादन अच्छा होता है। फिर इसके बाद सतना में भी बढ़िया होता है, लेकिन टोमेटो के लिए शिवपुरी जाना जाता है। हरी मिर्च की बात करते हैं तो खंडवा जो है 1 नंबर पे आता है। खंडवा में मैक्सिमम आप देखेंगे 50 एकड़, 20 एकड़, 100 एकड़ में भी लोग इसकी चिली की खेती, मिर्च की खेती वहाँ करते हैं, लार्ज स्केल में करते हैं। फिर बात करते हैं धनिया की, तो धनिया के लिए गुना जो है बहुत फेमस है। लहसुन की बात करते हैं तो नीमच में लहसुन खेती बहुत अच्छी होती है, काफ़ी मात्रा नीमच फेमस ही है लहसुन के लिए। और अफीम वगैरह की भी खेती, मंदसौर, नीमच, मंदसौर भी फेमस है इसके लिए, ठीक है। फिर बात करते हैं लाल मिर्च की, तो खंडवा ही है, स्वाभाविक सी बात है, हरी मिर्च जहाँ होगी वहाँ लाल मिर्च भी होगी सुखा करके। अदरक की बात करते हैं तो छिंदवाड़ा 1 नंबर पे है उस पर। हल्दी की बात करते हैं तो टीकमगढ़ में हल्दी बहुत अच्छी होती है। छोटा सा एक पॉइंट और हम समझ लेते हैं, बुलेट्स है इसका, जो फूड सेफ्टी इंडेक्स होता है, फूड सेफ्टी इंडेक्स होता है 2019-20 में गुजरात जो है वो फर्स्ट रैंक सिक्योर किया था। तो ये हमारा पूरा रहा फूड प्रोसेसिंग जो चैप्टर था, इसमें बेसिक जो भी बातें थी हमने उसको कवर कर दिया है। मध्य प्रदेश से रिलेटेड भी कौन से क्वेश्चन आते हैं या आ सकते हैं वो भी आते हैं। आशा करते हैं कि आप इन चीज़ों को याद कर लेंगे तो आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटने पाएंगे। इसके लिए हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा और किस प्रकार से और चीज़ें मैं उसमें ऐड कर सकता हूं। हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।